सो नेक्स्ट मेथड इज स्पेशली फॉर क्लोरोबेंजीन. कमर्शियली क्लोरोबेंजीन जो है इसी मेथड से प्रिपेयर करते हैं. इस प्रोसेस में क्या होता है, वी टेक अ बेंजीन vapors, pass it through HCl and oxygen molecule, that is air, so we get a chlorobenzene in the presence of CuCl2 and heat. This is the process specially for preparation of chlorobenzene. Write about it. In this process, a mixture of benzene vapors, air and hydrogen chloride is passed over heated cupric chloride to get chlorobenzene. This process is also called as Raschig process. So with this we completed the preparation of chlorobenzene यानी अराइल बेंजीन. अराइल बेंजीन के सारे प्रोसेस हमारे कंप्लीट हो गए. चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक मैप दूंगा, पाई चार्ट टाइप का मैप दूंगा जिसमें सारे रिएक्शंस और प्रिपरेशंस दोनों शॉर्ट में दिए रहेंगे. तो टिल नाउ वी कंप्लीट, अभी हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड कंप्लीट किया और प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड कंप्लीट किया. सो होमवर्क इज सारे रिएक्शंस अराइल हैलाइड के हों या अल्काइल हैलाइड के हों, सारे प्रिपरेशंस 5 टाइम्स प्रैक्टिस करना, तभी याद होगा, नहीं तो ये बाहर नहीं होने वाला. नेक्स्ट वी विल कम टू फिजिकल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज. Of RX alkyl halide and ARX aryl halide. सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट, स्टेट, कलर और ऑर्डर. फिजिकल स्टेट, कलर और ऑर्डर. राइट अबाउट इट. Alkyl halides are colorless, generally colorless. अब फिजिकल स्टेट की बात करें तो लोअर ब्रोमाइड्स आर लिक्विड्स, लोअर अल्काइल हैलाइड्स यानी बोलो तो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, हैलाइड्स बोल सकते हैं. C3X लोअर अल्काइल हैलाइड्स है, दे आर liquids and higher alkyl halides are gases at room temperature. अगला ऑर्डर की बात करें तो हो गया फिजिकल स्टेट, हो गया कलर, हो गया मैक्सिमम कलरलेस ही होते हैं. समटाइम्स जो आयोडीन वेपर्स, आयोडाइड वाला जो कंपाउंड है वो कलर, वो उसके पास कलर्स आ जाते हैं. ऑर्डर, मैक्सिमम टाइम्स दे आर कलरलेस एंड सम अल्काइल हैलाइड्स, मेनी ऑफ द वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड, मेनी मैक्सिमम जो वोलेटाइल मतलब क्या होता है, जो जल्दी से उड़ जाए, इवोपरेट हो जाए, वो जो उनके पास जो है स्वीट स्मेल होता है. दे हैव अ स्वीट स्मेल. ये जस्ट आप रीड कर लोगे बस हो गया, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इन बॉइलिंग पॉइंट दिस इज important. There is write 4 points in that. फर्स्ट पॉइंट लिखो. फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन्स डिक्रीज इन द ऑर्डर आर आई ग्रेटर देन आर बी आर ग्रेटर देन आर सी एल ग्रेटर देन आर एफ. For same alkyl halide, for same alkyl group, the boiling point of haloalkane decrease in order. आयोडाइड सबसे ज़्यादा रहता है, ब्रोमीन उससे कम क्लोरीन, उससे कम फ्लोरीन. रीज़न लिख लो. This is because with increase in size and mass of halogen, magnitude of van der Waals forces of attraction increases. अभी ये क्यों होता है? अब मैं जैसी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाऊंगा, यानी फ्लोरीन सबसे पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है. सबसे छोटा कौन होता है? फ्लोरीन, उससे थोड़ा सा बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, उससे बड़ा आयोडीन. हमको पता है पीरियोडिक टेबल जैसे हम लोग नीचे जाते हैं अलग अलग शेल्स ऐड होते रहता है. शेल्स ऐड होगा मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है, उसका साइज़ बड़ा हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बड़ा हो रहा है. जैसी तो ये ऑर्डर में जब हम लोग जाते हैं, ये ऑर्डर में तो क्या होता है? मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ेगा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा तो उसको तोड़ने के लिए, साइज़ को छोटा करने के लिए, तोड़ने के गलाने के लिए क्या होगा? ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी. ज़्यादा एनर्जी लगी मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. सो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? आयोडाइड का, क्योंकि सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसके पास होता है. अंडरस्टूड? सेकेंड पॉइंट लिखो. फॉर सेम हेलोजन एटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ increase in size of alkyl group. For same halogen atom boiling point increase in size of alkyl group. अब इस सभी केसेस में, सारे केसेस में अल्काइल ग्रुप क्या है? सेम. अल्काइल ग्रुप इज सेम. इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा? जिसका अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होगा. सब में हैलोजन सॉरी मैंने अल्काइल बोला. इन सभी केसेस में क्या है? हैलोजन ग्रुप सेम है, क्लोरीन 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 क्लोरीन. बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? अभी जिसका अल्काइल ग्रुप जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा. सबसे बड़ा किसका है? ये सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इसका होगा. दिस विल बी हैविंग अ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट. फिर इससे थोड़ा सा कम इसका होगा, फिर इससे कम इसका होगा, और ये सबसे कम किसका होगा? ये. तो ऑर्डर क्या फॉलो करेगा? दिस विल बी द लोएस्ट, इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये, और इससे ज़्यादा ये. क्यों ऐसा? जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड. और जितना ज़्यादा कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. राइट. नेक्स्ट पॉइंट. फॉर आइसोमरिक अल्काइल हैलाइड, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ ब्रांचिंग. The boiling point decrease with branching. This is due to अभी रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू ब्रांचिंग द सरफेस एरिया ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस. ड्यू टू ब्रांचिंग सरफेस एरिया ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस. ड्यू टू ब्रांचिंग सरफेस एरिया ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस. अच्छा, अभी आइसोमरिक मतलब कैसे? जैसे मैंने एक ये ड्रॉ किया, एक स्ट्रक्चर मेरा ये हो गया CH3 CH2 CH3 CH2 CF. दूसरा स्ट्रक्चर CH2 CL CH3
CH, CH3, Cl. दोनों में क्या है, चार ही है। और एक स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल, CH3, CH, CH3, CH2, CH3, CH। अब इन तीनों केसेस में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका। सबसे ज़्यादा किसका होगा, क्यों, जैसे जैसे ब्रांचिंग होने लगती है, यानी जैसे अब ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये चेन क्या हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ से एटम आके यहाँ लग गया। नेक्स्ट केस में क्या हो गया, यहाँ से और दो एटम निकल के यहाँ लग गए। जैसे जैसे ब्रांचिंग हो गई, ब्रांचिंग होने से क्या हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया मॉलिक्यूल का। जो यहाँ बहुत बड़ा था वो सरफेस एरिया कम होकर के यहाँ पर छोटा हो गया। सरफेस एरिया छोटा होने से क्या हो गया, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस थे वो कम हो गए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, यानी बॉन्ड तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी, इसलिए ये ज़्यादा सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है। तो एज सुन जितना ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगा उतनी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जनरली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो कंपाउंड increase as the number of halogen atom increases. So जैसे हमने बोला डाई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, टेट्रा क्लोरो, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा, जिसमें ज़्यादा हेलोजन एटम रहेंगे। CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, इनमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका। फिर इससे कम ये। एज हेलोजन एटम इंक्रीजेस, नंबर ऑफ हेलोजन एटम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, वो बढ़ेगी। दिस वॉज ऑल अबाउट हेलो अल्कीन्स। नाउ अबाउट हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स यानी एरोमेटिक हैलाइड। लिखो, स्टेटमेंट लिखो। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, फॉर सेम अराइल ग्रुप। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, अराइल, ARYL। फॉर सेम अराइल ग्रुप द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस, एज द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस। मतलब क्या हो गया, ARI सबसे ज़्यादा रहेगा, ARBR, ARCl, ARF। जैसे जैसे हेलोजन एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। यानी मैं अगर एग्जाम्पल लूँगा तो आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 462 केल्विन, ब्रोमाइड का होता है 429, क्लोराइड का होता है 405, फ्लोराइड का होता है 358। और इन सबसे कम किसका रहता है, ये सब बेंजीन स्ट्रक्चर। बेंजीन ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, बट जब रिएक्शन हम लोग करते हैं, रिएक्शन उसमें ऐसे बेंजीन बनाना है। जहाँ मैकेनिज्म लिखना होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखना होता है, वहाँ ऐसे बनाते हैं, और रिएक्शंस में ऐसे बना सकते हैं। सबसे कम होता है बेंजीन का, दैट इज 353। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, फॉर सेम हेलोजन एटम, द melting and boiling point increases
एज द साइज ऑफ अराइल ग्रुप इंक्रीजेस। ये क्या बोल रहा है? अराइल ग्रुप का साइज अगर बढ़ेगा, जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन आयोडाइड है, दूसरा अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेल मी द नेम ऑफ दिस, नहीं पता होगा शायद से। दिस इज कॉल्ड एज नेफ्थलीन, नेफ्थलीन आयोडाइड। नेक्स्ट 3 रिंग वाला स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन आयोडाइड। अभी तीनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा? जिसका अराइल ग्रुप ज़्यादा रहेगा। इसमें 3 रिंग है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा फॉर द सेम हैलोजेनेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। The boiling point of isomeric dihalobenzenes are nearly the same. The boiling point of isomeric dihalobenzenes are nearly the same, but their melting point are quite different. Isomeric dihalobenzenes यानी ऑर्थो, पैरा और मेटा। बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 453, इसका होता है 446, इसका होता है 448। मेल्टिंग पॉइंट में बट वेरिएशन दिखता है। इसका है 256, इसका होता है 249, इसका होता है 323। ये एक लगभग सेम होता है ऑर्थोमेटा में, बट पैरा का बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो ज़्यादा होता है? क्योंकि ये पोजीशन बहुत सिमेट्रिकल मिलता है। रीज़न लिख लो उसके लिए। द रीज़न इज पैरा आइसोमर इज मोर सिमेट्रिकल, hence its molecules pack closely in crystal lattice। तो पैरा मॉलिक्यूल क्या है? ज़्यादा सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल यानी अगर मैं यहाँ से कट करने को कोशिश करूँगा तो मुझे 2 सेम टाइप के पार्ट्स मिलेंगे दोनों तरफ। तो सिमेट्रिकल होने के कारण क्रिस्टल लैटाइस, जो लैटाइस हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ा है ना, लैटाइस में बहुत ईजिली फिट हो जाता है। तो उसको तोड़ना, उसको मेल्ट करना इज बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई इट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन ऑल 3 कैटेगरीज। That is melting and boiling point. Next physical property है density। Right. Alkyl fluorides and chlorides are generally lighter than water. Alkyl fluorides and chlorides are generally lighter than water, whereas alkyl bromides and iodides and polyhalides are heavier। क्योंकि डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है? Ri ग्रेटर देन Rbr ग्रेटर देन RCl। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होता है? आयोडाइड का। हमने पढ़ा ब्रोमाइड और आयोडाइड क्या होते हैं? वाटर से ज़्यादा हैवी होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या ज़्यादा होती है। क्लोरीन जो है सबसे कम होता है, फ्लोरीन का उससे भी कम होता है। वो पानी के ऊपर तैर सकते हैं।
अगला उसमें और क्या पॉसिबिलिटी है, फर्दर द डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ हेलोजन एटम। जितना ज़्यादा हेलोजन एटम बढ़ेगा, यानी डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज होती रहती है। और स्टेटमेंट लिखना अभी अराइल हेलाइट्स के लिए, ऑल अराइल हेलाइट्स यानी एरोमेटिक हेलाइट्स आर हैवियर देन वाटर। तो एरोमेटिक हेलाइट्स में कोई भी एरोमेटिक हेलाइट्स हो, सबकी डेंसिटी क्या होती है, पानी से ज़्यादा ही होती है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, मैंने सिखाया था। क्या होता है, कार्बन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या है, नेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो क्या करता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ, खींच लेता है। खींचने के कारण क्या हो जाता है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आता है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव। सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल जनरेशन। और जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू चार्जेस उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा, बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो एटम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। बट एक केस, अभी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, और फिर आयोडीन होता है। उसके हिसाब से फ्लोरीन का वाला जो अल्काइल हैलाइड है ये सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, बराबर, बट होता नहीं है इसका। ये यहाँ से ऑर्डर सेम है, यहाँ से ऑर्डर राइट है। सबसे ज़्यादा होता है RCl का, खाली चेंज कैसा हो जाता है कि यहाँ पर फ्लोरीन आता है, यहाँ पर फ्लोरीन आ जाता है। सबसे ज़्यादा RCl का होता है, फिर फ्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। अब क्वेश्चन क्या है कि ये दोनों इंटरचेंज क्यों हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। इसमें आंसर ये है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इसका साइज़ क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन में इसका साइज़ इतना छोटा होता है कि इसका जो डाइपोल जनरेशन होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो उसके साइज़ को कंपेयर नहीं कर पाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ हाई, बट साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए क्या हो जाता है, इसका डाइपोल मोमेंट जो है क्लोरीन वाले एटम से छोटा हो जाता है। तो सीरीज और जो रिएक्टिविटी डाइपोल मोमेंट की जो सीरीज है वो RCl इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन RF, देन RBr एंड देन RI, राइट। नेक्स्ट फॉर अराइल हैलाइड्स लिख लो, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन हैव lower dipole moments, whereas iodobenzene has higher dipole moment, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। अब मैंने लास्ट लेक्चर स्टार्टिंग के लेक्चर से बताया था पोलार, जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल पोलार होते हैं वो किस में डिसॉल्व होते हैं, पोलार कंपाउंड, पोलार सॉल्वेंट में, और जो नॉन पोलार होते हैं वो नॉन पोलार में। बट यहाँ पर ये जो CH3I है या CH3Cl है ये सब पोलार है, बट दे नेवर डिसॉल्व इन वाटर। वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, दे नेवर डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। सो लिखो, इवन दो हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स आर पोलर, still they are insoluble in water.
So they dissolve in non-polar solvent. So they dissolve in non-polar solvent such as benzene, ether, chloroform and carbon tetrachloride etc. बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा. तो ये पोलार होने के बावजूद भी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं. अब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जब मैं इनको वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश करता हूँ तो इनके जो बॉन्डिंग्स हैं और वाटर की के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती है. तो उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है. मतलब उसको मैं बहुत ज़्यादा हीट करूँगा तो डिज़ोल्व हो जाएगा, बट नॉर्मल टेम्परेचर पर डिज़ोल्व नहीं होते हैं. बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है. दैट्स वाई दे डज नॉट डिज़ोल्व. दिस इज अबाउट सॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेबिलिटी. इन्फ्लेमेबिलिटी तो लिखो, ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स आर लेस इन्फ्लेमेबल. ऑर्गेनिक इन्फ्लेमेबल मतलब क्या? जो जलने की कोशिश करे या जल्दी से फैल जाता है. ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स आर लेस इन्फ्लेमेबल देन करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स. सो ऑर्गेनिक जितने भी हैं हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक के, चाहे वो अल्काइल हैलाइड वाला हो या एरोमेटिक हैलाइड वाला हो, वो सब क्या होते हैं? इन्फ्लेमेबल होते हैं. और हम लोग जितना ज़्यादा उसमें हैलोजन यूज़ करेंगे, एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ हैलोजन, लिख लो चाहिए तो, एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ हैलोजन द इन्फ्लेमेबिलिटी डिक्रीजेस. इन्फ्लेमेबिलिटी उतना ही क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है. मतलब अगर मैं बोलूँ CCl4, ये क्या है? इसकी इन्फ्लेमेबिलिटी 0 होती है. एकदम जलता है ही नहीं. यानी एक्चुअली बहुत सारी जगह पर इसको यूज़ करते हैं किसी फायर एक्सटिंग्विशर के लिए. मैक्सिमम अब आजकल के टाइम पे बहुत सारे जगह पर बहुत सारी कंपनीज जो बनाती हैं फायर एक्सटिंग्विशर वो CCl4 यूज़ करती हैं. वहाँ इसका नाम होता है पेरिन. पेरिन नाम से, ये जो पेरिन नाम का जो केमिकल होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, दैट इज़ नथिंग बट CCl4. तो एज नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स बढ़ेगा वैसे क्या हो जाती है? उसकी इन्फ्लेमेबिलिटी 0 होने लगती है, ख़त्म होने लगती है. तो विद दिस वी कंप्लीटेड द फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर थियरी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट MCQ में यानी कंसेप्ट लगता है ना, किसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, किसकी कम होगी, तो ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, पूछेगा किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. वहाँ थोड़ा दिमाग लगता है. उसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, या कि याद रखने की ज़्यादा. समझ के अगर याद रखेंगे तो उस पर MCQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं. थैंक यू. दिस कंप्लीटेड द फिजिकल स्टेट. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे केमिकल रिएक्शंस का हाफ पार्ट, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में केमिकल रिएक्शंस पूरा कंप्लीट करेंगे.